ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जो फिटर थ्योरी की हमारी क्लासेस चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, उसका पार्ट 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 से पार्ट 11 तक की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करना है आपको, जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे ना आपके सामने इस टाइप से टैब आ जाएगा और पहला ही ऑप्शन होगा आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट और दूसरा होगा पीडीएफ। पीडीएफ वाले पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट पे क्लिक करके मॉक टेस्ट डाउन दीजिए। आप लोग सीबीटी एग्जाम पेपर पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर का सीबीटी एग्जाम पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने मोबाइल फोन पे गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी globaliti.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा, ऐसा कुछ आया तो यहाँ से बंद कर लीजिएगा। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे को स्लाइड कीजिएगा, जो टैब मैंने आपको बताया था यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा। आपको भाई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वाले पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। अब पूछेगा कि कौन किसका पीडीएफ चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वर्कशॉप, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग। भाई हमें चाहिए फिटर थ्योरी। फिटर थ्योरी पे हमने क्लिक कर लिया, नीचे को स्लाइड करेंगे, आपको आएगा फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर चाहिए सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिल जाएगा पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए सीबीटी एग्जाम वाला तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो आपकी आंसर शीट है यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोनों काम बिल्कुल आसानी से यहाँ से आप कर सकते हैं। प्लस मैं बात कर लूं अगर टेस्ट का, टेस्ट आपको कैसे देना है तो उसके लिए आपको जो आपकी मेन वेबसाइट थी globaliti.org, जब हम होम पेज पे ओपन किया था हम लोगों ने तो इस टाइप से ओपन हुआ था ना, और पहला ही ऑप्शन क्या था, निमी मॉक टेस्ट का। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड कीजिएगा, फिर यहाँ पूछेगा किसका टेस्ट देना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर या फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, सेकंड ईयर है सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, नीचे को स्लाइड कीजिए। अब देखिए फिटर थ्योरी टेस्ट 1, फिटर थ्योरी टेस्ट 2, फिटर थ्योरी टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 कई सारे है ना, जिसको देना हो उस पर क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ऐसे खुल जाएगा, बस क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। मतलब कितना आसान तरीके से देख रहे हैं ना, बस क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, देख रहे हैं ना कितना मस्त एकदम, मतलब सिंपल, कुछ करना ही नहीं, बड़ा आसानी से चलता है, बहुत स्मूथ चलता है। एक बार आप करके देखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है ना, बियरिंग का स्टार्ट होने वाला है। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि सब नई नई चीजें आएंगी। ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट जल्दी होंगे क्योंकि मैं इसमें सब डिटेल में बता दूंगा, तो आगे उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन आज सब पहली बार मिलेंगे, सब नई नई चीजें होंगी, तो थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ज्यादा घबराने की बात नहीं है ना, सबको डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि सब चीजें पहली बार आज होने वाली है। ठीक है, पहला बात करा भाई, कह रहा है कि विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए जो बियरिंग मटेरियल होता है ना, एक नॉर्मल हमारी बियरिंग होती है जो कास्ट आयरन की, एल्युमिनियम एलॉय की, आपका कैडमियम एलॉय होता है, ठीक है, कॉपर लेड एलॉय होता है, इन सब की बनी होती है। ठीक है, और एक होता है सिंथेटिक मटेरियल की बनी होती है बियरिंग। किसकी? सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल वह मटेरियल होते हैं जिस पर जंग नहीं लगता है, ऐसे मटेरियल जिन पे जंग ना लगे, जैसे प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल के अंतर्गत आएगा, उस पर जंग भी नहीं लगता। और सिंथेटिक मटेरियल की जो बियरिंग बनी होती है वो आवाज भी कम करती है, साइलेंट ऑपरेशन होता है उनका सिंथेटिक मटेरियल का। ठीक है, उसके अंतर्गत प्लास्टिक आ जाता है, प्लास्टिक का ही टाइप होता है नायलॉन, टेफ्लॉन, लेमिनेटेड फिनोलिक्स। ये तीनों हमारे प्लास्टिक के ही अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, तो मतलब ये तीनों जो बियरिंग है ये सिंथेटिक मटेरियल की बियरिंग है जो प्लास्टिक के अंतर्गत आती है, प्लास्टिक का ही अलग अलग टाइप है। ये साइलेंट ऑपरेशन वाली बियरिंग होती है, या कम आवाज करती हैं, और मैंने क्या बताया कि इन पर जंग नहीं लगता है जल्दी, क्योंकि प्लास्टिक पे कभी जंग पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, तो ये प्लास्टिक की चीजें हैं। ठीक है, तो इसी बारे में देखते हैं। जो सिंटर डेला है ना, ये दरअसल हमारा नॉर्मल बियरिंग है, जो एल्युमिनियम एलॉय मैंने बताया ना, कॉपर लेड एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय की बनी होती है, हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है बियरिंग, और आपका क्या कहते हैं कैडमियम बेस्ड वाली होती है, कॉपर लेड होती है, तो उन्हीं के अंदर सिंटर डेलाइट भी आता है, नॉर्मल वाला है। ठीक है, नायलॉन क्या होता है, देखिए जो नायलॉन वाली बियरिंग होती है हमारी, नायलॉन की जो बनी होती है बियरिंग, ये हल्के भारों के लिए यूज की जाती है। किसके लिए भाई? हल्के भार के लिए, हल्के लोड के लिए। ठीक है, और यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग होती है डियर। क्या होती है? सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग। मतलब इस बियरिंग के लिए हमें
सेल्फ लुब्रिकेट, इस बियरिंग के लिए हमें अलग से लुब्रिकेटिंग देने की आवश्यकता नहीं होती, अलग से स्नैन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। हालांकि सिंथेटिक मटेरियल में जो भी है ना, नायलॉन, टेफ्लॉन, लेमिनेटेड फेनोलिक, ये सब सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग है। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आया था तो इनमें से मेन नायलॉन को मानता है कि हमारा जो नायलॉन है ना, ये हमारा सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर बाकी भी ऑप्शन में है तो उससे हमें नहीं मतलब, मेन हमें नायलॉन को इसने मान रखा है। एग्जाम में भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी को सही माना है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है टेफ्लॉन की। देखिए टेफ्लॉन क्या होता है, तो यह ऐसी बियरिंग है जिसकी घर्षण गुणांक कम होता है। क्या होता है भाई? घर्षण गुणांक इसका कम होता है। घर्षण गुणांक कम होता है टेफ्लॉन का, इस वजह से यह भाई घर्षण गुणांक का मतलब फ्रिक्शन, जिसका घर्षण गुणांक कम होगा तो वहां फ्रिक्शन भी कम होगा। कहीं पे अगर फ्रिक्शन कम होगा तो वहां पे क्या होगा, तापमान भी, हीट भी कम जनरेट होगा। मतलब कहीं भी ज्यादा फ्रिक्शन है तो जल्दी ज्यादा हीट होगा, कम फ्रिक्शन होगा तो कम हीट होगा। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा हीट जनरेट होता है, जितना कम फ्रिक्शन उतना कम हीट जनरेट होता है। तो कम घर्षण गुणांक मतलब कम फ्रिक्शन होगा तो यहाँ कम आपका हीट भी जनरेट होगा, इसलिए अधिक तापमान पे काम कर सकती है। कितना भाई? ये हमारी अधिक तापमान पर काम कर सकती है। कम घर्षण गुणांक होता है टेफ्लॉन का, और ये हमारा अधिक टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या होगा, अधिक तापमान पर काम कर सकती है और कम भार के लिए, अधिक तापमान पर कम भार के लिए यूज किया जाता है। और एक चीज और हमें इसमें ध्यान रखना है, जो टेफ्लॉन में ही होता है हमारा ना, इसमें एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है कि इसमें जो होता है रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ केमिकल, मतलब रसायनों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होता है, रासायनिक क्रियाएं जल्दी नहीं करता है, उसका विरोध करता है, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ केमिकल। यह भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा टेफ्लॉन में। सिंटर डेला क्या है तो मैंने बताया अलग टाइप का। देखिए यह जो हो गया नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया दूसरा, और तीसरा लेमिनेटेड फिनोलिक। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? सिंथेटिक मटेरियल बियरिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? सिंथेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। और जो सिंथेटिक मटेरियल है हमारा ना, इसमें जो होता है हमारा पहला क्या होता है? प्लास्टिक। और प्लास्टिक की ये तीनों टाइप है। सिंथेटिक मटेरियल के अंतर्गत हमारा प्लास्टिक आता है। प्लास्टिक की जो बियरिंग है मैंने बताया था, जो प्लास्टिक की बियरिंग होती है वह क्या होती है? साइलेंट बियरिंग होती है, साइलेंट ऑपरेशन होता है, इनमें आवाज नहीं आता है। ठीक है, तो इसी का जो है यह टाइप हो गया। सिंथेटिक मटेरियल के अंदर प्लास्टिक आएगा, प्लास्टिक का ही टाइप है नायलॉन, टेफ्लॉन और लेमिनेटेड फिनोलिक्स। आई बात समझ में? चलिए, तो ये क्लियर हुआ होगा कि ये किसके अंतर्गत आता है। बाकी देखिए लेमिनेटेड फिनोलिक्स है हमारे पास ना, तो जो लेमिनेटेड फिनोलिक्स होता है ना, यह बना होता है हमारा कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक का मतलब होता है ना सूती कपड़ा। सूती कपड़ा को इंग्लिश में कॉटन फैब्रिक कहते हैं। या एस्बेस्टॉस का बना होता है, एस्बेस्टॉस या फिनोलिक रेजिन का। किसका? फिनोलिक रेजिन के बने होते हैं, फिनोलिक रेजिन के बने होते हैं। लेमिनेटेड फिनोलिक्स वाली जो होती है, ठीक है। इसमें एक और खास बात है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता कम होती है। क्या होता है डियर? ऊष्मीय चालकता कम होती है। ऊष्मीय चालकता कम मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कम का मतलब है भाई कोई भी चीज, कपड़े मेटल में ऊष्मीय चालकता अधिक होती है, आसानी से हाथ तुरंत हीट पहुंच जाता है। पर कपड़े उपड़े का होगा तो इधर गर्म करोगे तो उधर तुरंत गर्म नहीं होता, हीट ऊष्मीय चालकता कम होती है, इसलिए इसको ठंडा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आसानी से इसकी हीट प्रवाहित नहीं होती है। तो इसीलिए जहां पे जिसमें ऊष्मीय चालकता कम होती है, लिमिटेड फिनोलिक्स वाले में, उनका क्या करना पड़ता है हमें? ठंडा करने की उचित व्यवस्था भी इनके लिए करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? ठंडा करने की हमें उचित व्यवस्था भी करनी पड़ती है इस लेमिनेटेड फिनोलिक्स वाले में। ठीक है, एक चीज और होता है इसमें, एक लाइन और इसमें बढ़ा लीजिएगा कि इसमें शॉक रेजिस्टेंस का गुण होता है, मतलब झटकों को सहन कर लेती है, झटकों का विरोध करती है, उसको सहन कर लेती है। शॉक रेजिस्टेंस का गुण होता है और हाई स्ट्रेंथ होता है इसमें, हाई स्ट्रेंथ। इन सब पॉइंट को ना मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इतना नोट कर लिया फिर इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इससे रिलेटेड अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, आप बड़ी आसानी से चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। बाकी जो सिंटर एलॉय है मैंने बताया क्या कि हमारा नॉर्मल बियरिंग के अंतर्गत आता है, जो कास्ट आयरन एल्युमिनियम एलॉय वो सब जो बियरिंग उसमें सिंटर एलॉय होता है। सिंटर एलॉय में क्या होता है कि जब यह बियरिंग सिंटर एलॉय बदलाई जाती है ना बियरिंग, यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। ये हमारा सिंथेटिक मटेरियल में सेल्फ लुब्रिकेटिंग पूछेगा तो नायलॉन सिंथेटिक मटेरियल में। नॉर्मल बियरिंग में जब पूछेगा कि इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है तो जो सिंटर्ड एलॉय बियरिंग होती है उनमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है। इस बियरिंग को बनाते समय ना पोरोसिटी की व्यवस्था की जाती है, मतलब छोटे छोटे उसमें छिद्र बनाए जाते हैं जिससे वही स्पंजी टाइप की बियरिंग बन जाती है और वह अधिक मात्रा में अपने अंदर तेल को सूख लेता है। तो हम लोग जब यह सिंटर्ड एलॉय बियरिंग बनाते हैं तो इसको हम लोग सिंटरिंग विधि से बनाते हैं, छोटे छोटे पोरोसिटी की छिद्र की व्यवस्था करते हुए जिससे वो अधिक मात्रा में अपने अंदर तेल सोख ले और अपने द्वारा फिर धीरे धीरे तेल को छोड़ करके स्नान करता रहता है। इसलिए इसको भी हम लोग सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारा ऑप्शन था भाई उसमें क्या लगता है किसकी कम है? थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कम है, लेमिनेटेड फिनोलेक्स का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या? देखिए बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग क्या होता है दिख रहा है इसमें, बॉल जैसा यूज किया गया दिख रहा है। बॉल हमारा जो बियरिंग होती है ना, बियरिंग में अगर हम लोग बॉल यूज कर लें मतलब रोलिंग एलिमेंट के रूप में जो बीच में घूमता है उसको बॉल जैसा यूज कर लिया तो बॉल बियरिंग बोलते हैं। और रोलर भी आता है, मतलब ऐसे लंबाई में बेलनाकार रोलर जैसा अगर इसी को यूज कर लेंगे ना तो इसका नाम फिर बदल के रोलर बियरिंग, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बस बॉल की जगह अगर हम रोलर यूज कर लेंगे रोलिंग एलिमेंट तो रोलर बियरिंग कहलाएगा, बॉल यूज करेंगे गोल गोल छर्रा टाइप का तो बॉल बियरिंग कहलाएगा। थोड़ा सा पहली बार आया तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेंगे कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। देखिए ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना इसको आउटर रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से डियर? आउटर रेस के नाम से जाना जाता है। जो अंदर वाला हिस्सा है यह वाला, इसको हम लोग इनर रेस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इनर रेस कहते हैं। आउटर रेस हो गया, इनर रेस हो गया, ठीक है। और यह जो है हमारा बॉल जैसा दिख रहा है यह हमारा रोलिंग एलिमेंट होता है डियर। क्या होता है? रोलिंग एलिमेंट कहलाता है। और इसमें रोलिंग एलिमेंट के रूप में क्या यूज किया गया है? रोलिंग एलिमेंट से आप ब्रैकेट में बॉल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें उसके रूप में बॉल यूज किया गया। रोलर यूज किया गया था तो रोलर बोल देते हैं, ठीक है। तो इनर रेस जो शाफ्ट के कांटेक्ट में रहती है, शाफ्ट के साथ घूमती है। आउटर रेस जो होता है हमारा, यह हमारा हाउसिंग जो हमारा प्लम्बर ब्लॉक होता है उसके हाउसिंग में फिट हो जाता है, यह घूमता नहीं है। जैसे हमारा प्लम्बर ब्लॉक का हाउसिंग इस तरह से बना होता है ना इसमें, ठीक है। यह हमारा प्लम्बर ब्लॉक होगा जिसमें हाउसिंग बना हुआ है। इस हाउसिंग के होल में इस बियरिंग को डाल दिया जाता है तो इसका आउटर रेस इस हाउसिंग के संपर्क में आएगा भाई। आउटर रेस हाउसिंग के संपर्क में आएगा और यह फिक्स रहता है। जो इनर रेस है इसी में हमारा क्या लगाया जाता है? शाफ्ट लगाया जाता है। तो शाफ्ट इनर रेस के साथ घूमता है, आउटर रेस हाउसिंग में फिक्स रहता है, बियरिंग हाउसिंग में, ठीक है। और देखिए एक चीज और इसमें आपको दिखेगी, क्या दिखेगी कि यह बॉल है, दोनों के सबके बीच में बॉल के बीच में गैप है ना, तो जब हमारी बियरिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अवस्था में लगाई जाएगी तो सब बॉल एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। पता चला ऊपर से स्थान खाली, सारे बॉल नीचे को इकट्ठा हो गए। तो इससे बचने के लिए जो आपको पीला पीला कलर का बीच में दिख रहा है ना, यह दरअसल जो है पीला पीला कलर का आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, यह लगाया गया इनके बीच में। इसको बोलते हैं हम लोग सेपरेटर। क्या बोलते हैं? सेपरेटर। जो इन्हें सेपरेट रखता है, अलग रखता है, या फिर रिटेनर बोला जाता है, या फिर बॉल केज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं बॉल केज। बॉल केज मतलब बॉल के लिए पिंजरा बनाया गया है, ठीक है। केज है, केज बोला जाता है, आप बॉल केज कहते हैं। या फिर सेपरेटर बोलते हैं। क्या? सेपरेटर, सेपरेट करना, अलग अलग रखना। या फिर बॉल केज, सेपरेटर, ठीक है, दो चीजें हो गई ना। तो बॉल केज मतलब पिंजरा इनको अलग रखेगा, सेपरेटर मतलब अलग अलग रखेगा, या रिटेनर भी बोलते हैं, एक और नाम था रिटेनर, ठीक है। ये तीन नाम इसके होते हैं, तीनों नाम ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह क्या हो गया हमारा? इनर रेस हो गया भाई। ये अंदर वाला क्या है? अंदर वाला इनर रेस है, इनर रेस। बाहर वाला यह है, यह आउटर रेस हो जाएगा, आउटर रेस, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है हमारा ये हमारा रोलिंग एलिमेंट है जिसे हम लोग बॉल कह सकते हैं, रोलिंग एलिमेंट कह सकते हैं।
और इस रोलिंग एलिमेंट को देखिए, मैंने बोला ना कि ऐसे क्या होगा, सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। बॉल को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना, गुच्छक होने से रोकना, या उनके बीच में बराबर दूरी बनाए रखना, इसका काम किसका है? तो वही बॉल के सेपरेटर या रिटेनर, जो भी नाम दे लीजिए, इसी का है। तो देखिए यहीं पे एक क्लैंप जैसा बना हुआ है ना, एक क्लैंप जैसा है जो बॉल को अलग अलग पकड़ के रखा हुआ है। तो यही जो हमारा क्लैंप जैसा बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉल केज रिटेनर या बॉल केज रिटेनर सेपरेटर, इसी को कहते हैं। यह किसका बना होता है? तो यह जो होता है हमारा ना बॉल केज रिटेनर सेपरेटर, यह बना होता है प्लास्टिक का। किसका डियर? प्लास्टिक का, पीतल का बना हो सकता है, या स्टील का बना हो सकता है। आई बात समझ में? प्लास्टिक, पीतल या स्टील का बना होता है कौन? बॉल के सेपरेटर या रिटेनर। और यह जो है हमारे इनर रेस, आउटर रेस, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, इनर रेस, आउटर रेस और ये जो बॉल है, जो रोलिंग एलिमेंट है, ये तीनों जो होते हैं हमारे ना क्रोमियम निकिल स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? क्रोमियम निकिल स्टील के, क्रोमियम निकिल स्टील के, या हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील, ठीक है। जनरली जो हमारी बॉल बेयरिंग हो या रोलर बेयरिंग हो, यह बनी होती है क्या? रेडियल लोड लेने के लिए, या जर्नल लोड भी बोलते हैं। मतलब इसके अक्ष के जो इसमें शाफ्ट लगेगा, इसके अक्ष के जो लंबवत लोड लगता है। कोई भी बियरिंग है तो बियरिंग के एक्सिस, या बियरिंग हो गई हमारी आउटर रेस इनर बॉल हो गया, तो इनके बियरिंग के एक्सिस जो लंबवत लोड लगता है, इसके लंबवत लोड सहन करने के लिए जो भी हमारी बॉल बेयरिंग होती है, रोलर बेयरिंग होती है, नॉर्मली जितनी भी बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग है ना, ये हमारा रेडियल लोड या जिसे जनरल लोड कहते हैं, उसको सहन करने के लिए, सहन करने के लिए बनाया गया होता है। लेकिन कुछ स्पेशल बेयरिंग भी बनाई जाती हैं जो एक्सियल कह लीजिए या थ्रस्ट लोड कह लीजिए, एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड को सहन करने के लिए बनाई जाती है। तो नॉर्मली जो हमारा यह बॉल बेयरिंग होता है या रोलर बेयरिंग होता है, किसके लिए बनाया जाता है भाई? यह बनाया जाता है रेडियल लोड सहन करने के लिए। क्या सहन करने के लिए? रेडियल लोड। लेकिन हम लोग रेडियल लोड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? रेडियल या जर्नल, दो नाम मैंने बताया ना, रेडियल लोड या फिर कहीं कहीं पे जर्नल लोड भी इसी को बोलता है। क्या बोलता है डियर? जर्नल लोड। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, यह बॉल हमारा देख रहे हैं नीचे भी जो इनर रेस है, इनर रेस के ऊपर देख रहे हैं, यह ग्रुप टाइप का कटा हुआ ना, और आउटर रेस के अंदर दिख रहा है। आउटर रेस था हमारा, तो आउटर रेस में भी यह ग्रुप कटा हुआ है, अंदर कटा हुआ है। मतलब इनर रेस के ऊपर और आउटर रेस के नीचे कह सकते हैं। ये इनर रेस है तो इनर रेस का अंदर वाली सरफेस में ऊपर वाली सरफेस पे ग्रुप कटा होता है, और आउटर रेस के अंदर वाली सरफेस ग्रुप कटा होता है, जिससे हमारा बॉल इनके बीच में चलता है। अगर ग्रुप नहीं कटा होता, बिल्कुल प्लेन होता, ऐसे प्लेन होता, बीच में रोलर होता, बॉल होता, इधर भी प्लेन होता, बीच में बॉल है, तो यह क्या होता? स्लिप करके बाहर भाग जाता ना। तो ये स्लिप करके बाहर ना भागे, इसलिए दोनों साइड क्या हल्का हल्का ग्रुप काट दिया गया, जिससे हमारी बॉल इस ग्रुप के अंदर रहती है, इधर उधर बाहर नहीं निकलती है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या? कि ये जो बॉल रेसेस है, इनर रेस और आउटर रेस जो रेसेस है, उनमें जो हमारा गहरा ग्रुप, अगर ग्रुप को गहरा बना देंगे तो क्या फायदा होगा, या क्यों हम गहरा बनाते हैं? देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगा होगा, लेकिन मैंने ये सब डिटेल अगर आपको बता दी तो अब आप समझ में आएगा कि वो ग्रुप गहरा क्यों बनाया जा रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए पहले मैंने सब चीजों के बारे में बताया, किसको क्या कहते हैं, क्या चीज होती है। अब बियरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है। आगे अब बियरिंग का क्वेश्चन आएगा तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए गहरा ग्रुप बनाने से फायदा हो जाता है ना, कि जब इस पर क्या लगेगा, इस पर हमारा एक्सियल लोड, देखिए वर्टिकल लोड जो लग रहा था, इस पे रेडियल लोड लग रहा था, उसमें सहने में तो दिक्कत नहीं है, पर कोई एक्सियल लोड लगे या थ्रस्ट लोड लगे, जो हमारा रेडियल लोड या जनरल लोड होता है, वो बियरिंग के एक्सिस के लंबवत लगता है, और जो थ्रस्ट लोड या एक्सियल लोड होता है वो बियरिंग के एक्सिस के, मतलब हमारी शाफ्ट लग गई तो एक्सिस के पैरेलल जो इधर से फोर्स लगेगा साइड से, तो क्या होगा, साइड से फोर्स लगेगा तो बॉल वगैरह को बाहर निकलने का चांस रहेगा। तो अगर हम लोग ग्रुप्स को क्या कर दें, ग्रुप्स को गहरा कर दें, अगर उसमें जो ग्रुप्स काट रहे थे, अगर ग्रुप्स को थोड़ा गहरा बना देंगे तो हमारे बॉल उस ग्रुप्स के अंदर रहेगी गहराई में, तो उस पर अगर साइड से फोर्स लगेगा, एक्सियल थ्रस्ट लगेगा, तो बॉल के निकलने का चांस कम रहेगा, मतलब वो एक्सियल थ्रस्ट का सामना कर पाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं तो हमारा ये जो बॉल बेयरिंग या रेडियल बॉल बेयरिंग होती है ना, जनरली रेडियल या जनरल लोड के लिए सिर्फ यूज की जाती है, लेकिन हम लोग ग्रुप्स को थोड़ा गहरा बना देंगे तो थोड़ा बहुत या एक्सियल थ्रस्ट लोड को भी सहन कर पाएगी, ठीक है। कई बार यह भी पूछ लेता कि कितना सहन कर पाएगी, तो जो हमारा यह होता है ना, यह हमारा कितना सहन कर पाएगी, अगर बात करें तो रेडियल लोड
का 35% एक्सियल या थ्रस्ट लोड भी सहन कर लेती है। एक्सियल थ्रस्ट लोड सहन कर लेती है। ग्रुप्स गहरा बनाने की वजह से ना, जब ग्रुप्स को गहरा कर देंगे तो रेडियल लोड का 35%, जितना रेडियल लोड वो सहन कर सकती है उसका 35% एक्सियल या थ्रस्ट लोड को भी सहन कर पाएगी, अच्छी या थ्रस्ट लोड को भी सहन कर पाएगी। कहने का मतलब है 35% मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेडियल लोड 100 न्यूटन तक का सहन कर लेती है, कितना रेडियल लोड सहन कर पाती है? ये बेयरिंग 100 न्यूटन का रेडियल लोड सहन कर ले रही है। इसका मतलब अगर ग्रुप को गहरा बना देंगे तो एक्सियल लोड कितना सहन कर पाएगी? तो जितना रेडियल लोड सहन करती है उसका 35%, मतलब वह एक्सियल थ्रस्ट लोड 35 न्यूटन, 35% मतलब इसका 100 का भाई 35% कितना होगा? 35 हो जाएगा। तो अगर रेडियल लोड 100 न्यूटन सहन कर रही है तो एक्सियल थ्रस्ट लोड जो होगा वो 35 न्यूटन का सहन कर पाएगी। आई बात समझ में? तो यही चीज था यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को जरा देखिएगा, डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये बॉल बियरिंग है, ये रोलर बियरिंग है, आपको दिख रहा होगा। बॉल बियरिंग में क्या, हमने बॉल यूज कर लिया तो बॉल बियरिंग, हमने रोलर यूज कर लिया, मैंने बोला था ना जब वही चीजें रहेंगी, अगर रोलर यूज करेंगे तो रोलर बियरिंग बोला जाएगा। एक चीज हमें ध्यान देना होता है कि जो बॉल बियरिंग होता है, अगर बॉल को आप कहीं पे रखोगे किसी भी जगह, अगर बॉल को आप मान लीजिए कलर वगैरह में डुबो के एक जगह रख करके उठा लेंगे तो आप निशान कैसा बनेगा? पॉइंट जैसा। इसलिए बोला जाता है कि जो बॉल बियरिंग होता है ना, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट बनाता है। क्या बनाता है? पॉइंट कॉन्टेक्ट बनाता है। और जो रोलर बियरिंग है, मान लीजिए रोलर ले लीजिए, इसको कलर में डुबा के कहीं पे रख करके उठाएंगे तो क्या करेगा? वहां पे लाइन बना देगा। तो इसीलिए हमारा जो रोलर बियरिंग होता है ना, इसको बोला जाता है कि इसके द्वारा रखने पे लाइन बन जाती है। तो इसका मतलब ये जो बियरिंग होती है लाइन कॉन्टेक्ट होती है। कैसी बियरिंग होती है? लाइन कॉन्टेक्ट बियरिंग होती है। ठीक है, तो भाई जो पॉइंट एक जगह बन रहा है, किसी पॉइंट पे आपको लोड डालना है, कहीं पर ऐसे लंबी लाइन बनी हुई उस पर लोड डालना है तो ज्यादा लाइन है ना, क्योंकि कई बिंदुओं को मिला करके रेखा बनती है, तो उसकी अपेक्षा पॉइंट कॉन्टेक्ट की अपेक्षा लाइन कॉन्टेक्ट वाला ज्यादा लोड सहन कर पाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि बॉल बियरिंग से ज्यादा हमारा रोलर बियरिंग लोड सहन कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही फिगर में दिखाया गया था कि ये देखिए इनर रेस है, आउटर रेस है, ये हमारे क्या है? बॉल है, और इनको अलग रखने के लिए केज लगा होता है ना, केज बोलते हैं, रिटेनर बोलते हैं। देखिए बॉल केज मैंने यहाँ पे बोला था आपको पीछे कि ये बॉल केज है, कहाँ गया यार? ठीक है, कि हमारा बॉल केज है, क्योंकि इसमें बॉल था, पर रोलर होगा तो रोलर केज हो जाएगा ना, इसीलिए अपना बॉल केज ना कह के सिर्फ केज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल केज ना कह करके सिर्फ केज भी बोल देते हैं, केज सेपरेटर रिटेनर की पिंजरा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे था कि हमारा क्या हो गया? आउटर रेस, इनर रेस, बॉल, और इनको पकड़ने के लिए जो अलग अलग सेपरेट रखता है उसको क्या कहते हैं? केज कहते हैं, या रिटेनर कहते हैं, सेपरेटर कहते हैं। और इन्हीं बॉल की जगह पर देख रहे हैं, जब हमने रोलर यूज कर लिया, इसमें बॉल था, बॉल की जगह पे हमने जब यहाँ पे रोलर यूज कर लिया तब इसको रोलर बियरिंग कहेंगे। ये बॉल बियरिंग थी, अब ये रोलर बियरिंग कहलाएगी। लेकिन दोनों हमारा कौन सा लोड लेते हैं? रेडियल लोड या जर्नल लोड लेते हैं, बियरिंग एक्सिस के लंबवत लोड को सहन करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने पहले तो ये समझा दिया कि अगर पॉइंट की जगह मतलब बॉल बियरिंग की जगह अगर रोलर बियरिंग है तो इसकी अपेक्षा ज्यादा हमारा लोड को ले पाएगा। क्यों ले पाएगा? क्योंकि ये लाइन कॉन्टेक्ट का लाइन बनाता है तो ज्यादा लोड सहन करेगा। वहीं पे बात कर रहा क्या? डबल रो रोलर बियरिंग। ये तो देखिए सिंगल रो है ना, एक ही रो है रोलर का ना। अब इस फिगर में देखिए रोलर के दो रो बना दिए गए, एक रोलर रहता तो सिंगल रो रोलर बियरिंग कहते हैं। सिर्फ अगर एक रोलर यूज किया जाता तो रोलर बियरिंग कहते हैं, या फिर सिंगल रो रोलर बियरिंग भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं दो रोलर लगाए गए हैं, दो खांचे काटे गए हैं, मतलब इस बियरिंग में दो रोलर, डबल रोलर यूज किया गया है, तो डबल रो रोलर बियरिंग। दो रो है ना, तो डबल रो रोलर बियरिंग बोला जाएगा। जब एक ही रोलर था तब भी ये ज्यादा लोड सहन कर रहा था, तो यहाँ पे तो दो रो बना दिया गया। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा रेडियल लोड सहन कर पाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए, टू टेक हैवी रेडियल लोड, टू टेक हैवी रेडियल लोड। मैंने बताया था नॉर्मल चाहे बॉल बियरिंग हो चाहे रोलर बियरिंग हो, वो लेता रेडियल लोड ही है। वो स्पेशल टाइप के बनाए जाते हैं। आपके एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग होती है जो रेडियल और एक्सियल दोनों लोड को सहन करता है। टेपर्ड रोलर बियरिंग होती है जो एक्सियल सर्ट को सहन करता है। ठीक है, या ग्रुप को जब गहरा बना दिया जाता है, ग्रुप को हम लोग गहरा काट देते हैं रेसिस में, तब फिर क्या होता है? वह भी हमारा थोड़ा बहुत एक्सियल लोड को सहन कर लेता है। रेडियल लोड का 35%। अभी बताया था तीन होते हैं जो हमारे एक्सियल या थ्रस्ट लोड का सामना कर पाते हैं। कब कब करते हैं मैंने बताया, तीन होते हैं ना, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग, ठीक है, टेपर्ड रोलर बियरिंग, और एक जब गहरा ग्रूव बना दिया जाए, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग।
ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए इनर रेस में खाचा कटा है, आउटर रेस में कोई खाचा कटा है क्या? नहीं, इनर रेस में खाचा कटा हुआ है, आउटर रेस में कोई खाचा नहीं कटा हुआ है। तो यह हमारा जो रोलर बियरिंग होता है ना, इसमें ऐसा होता है। बॉल बियरिंग में तो ऊपर नीचे दोनों में खाचा काटते हैं, हमारे जो रोलर बियरिंग होता है इसमें भी हम इनर रेस आउटर रेस दोनों में खाचा काटा जा सकता है, इनर रेस के ऊपर आउटर रेस के नीचे। लेकिन ऐसा भी कुछ होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इनर रेस के ऊपर खाचा काटते हैं, आउटर रेस समतल लेता है, या जरूरत के हिसाब से आउटर रेस में खाचा काट देते हैं, इनर रेस समतल बना लेते हैं। इस टाइप का भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग इनर रेस में खाचा कटा हुआ और आउटर रेस का समतल वाला यूज करते हैं। तो इस टाइप का भी हमारा रोलर बियरिंग में होता है। ठीक है, ये हमारा इनर रेस है, इनर रेस, ये हो गया हमारा आउटर रेस, आउटर रेस, और यह हमारा क्या लगा भाई, रोलर, क्या लगा है, रोलर लगा है। और यह देख रहे हैं ना, यह ग्रुप कटा हुआ है, और यह देखिए ये सब इसको पकड़ करके अलग अलग रखा हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, केज कहलाएगा, सेपरेटर कहलाएगा, या फिर रिटेनर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है, क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? मतलब बियरिंग मटेरियल का जो गलनांक है ना, वो शाफ्ट की गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। देखिए, जब कोई हमारा बियरिंग होता है, क्या होता है डियर, बियरिंग होता है, और इस पर हमारे लगे होते हैं क्या, बॉल या रोलर, जो भी होगा, बॉल होगा तो बॉल बियरिंग, रोलर होगा तो रोलर बियरिंग। फिर यह होता है हमारा क्या, आउटर रेस। ये हो गई हमारी बियरिंग। कह रहा है कि क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट की गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? जो बियरिंग मटेरियल का गलनांक है ना शाफ्ट की, क्योंकि देखिए जब शाफ्ट बियरिंग के अंदर चलेगा तो शाफ्ट का जो हिस्सा बियरिंग के अंदर ओवरलैप करता है, जब शाफ्ट हमारी इसके अंदर घूम रही है ना, तो शाफ्ट का जितना हिस्सा इस बियरिंग के अंदर रहेगा, ओवरलैप करेगा, जो हिस्सा बियरिंग के अंदर रहेगा, उस हिस्से को हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। तो शाफ्ट हमारा इनर रेस के साथ यहाँ पे रहेगा, फिक्स रहेगा, इनर रेस के साथ घूमेगा, तो शाफ्ट का और इसके बीच में फ्रिक्शन होगा। आपको मालूम, जब फ्रिक्शन होगा तो वहां पे हीट जनरेट होती है। क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो अगर हीट जनरेट होगा तो क्या होना चाहिए, जब वहां पे हीट जनरेट होगा तो भाई बियरिंग पिघल सकती है ना, या शाफ्ट पिघल सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर शाफ्ट मान लीजिए पिघल गई, इसके अंदर जो है शाफ्ट पे, तो शाफ्ट बड़ी होती है ना, तो पूरा शाफ्ट को बदलने का खर्चा ज्यादा आएगा। और दूसरा, अगर शाफ्ट फैलेगी पिघलेगी तो क्या होगा, जब इसमें फैलेगी तो इसमें प्रेशर बनाएगी तो हमारी बियरिंग को जाम कर, मतलब शाफ्ट इसमें क्या होगा, सीज हो जाएगा। शाफ्ट हमारा क्या होगा, इसमें भाई गर्म होकर जब फैलेगा या पिघल जाएगा। गलनांक अगर शाफ्ट का कम है और बियरिंग का ज्यादा है, तो बियरिंग पता चला पिघला ही नहीं, शाफ्ट हमारा गर्म होकर पिघल गया और उसमें फैल गया, तो शाफ्ट हमारी सीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शाफ्ट उसके अंदर फैल के जाम कर देगी, उसको सीज कर देगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बियरिंग का गलनांक कम रखते हैं। किसी वजह से ऐसा कुछ हो, बाई चांस टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारा शाफ्ट ना पिघले, बियरिंग का टेम्परेचर कम रखे, मतलब शाफ्ट से पहले हमारा बियरिंग ही पिघल जाए। इसलिए बोल रहा है ना कि बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। वही पूछा था क्यों कम होना चाहिए, इसीलिए कि हम लोग इसको कम रखते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़े तो शाफ्ट से पहले बियरिंग पिघल जाए, और बियरिंग पिघल जाएगी तो या भाई इसको बदलना भी आसान है ना। बियरिंग छोटा पार्ट है तो शाफ्ट की तुलना में तो सस्ता पड़ेगा, तो इसको बदलना भी आसान होगा, और हमारी शाफ्ट भी सीज नहीं होगी। तो ये प्रिवेंट शाफ्ट सीज, शाफ्ट को सीज होने से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर? इस वाशर का नाम पूछ रहा है। बड़ा मजेदार तरीका है, आसानी से एकदम आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से दिखेगा। देखिए इसमें अंदर भी दाता कटा है, बाहर भी, दोनों तरफ दाते कटे हैं, तो यह कहलाएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर। जब अंदर बाहर दोनों दाते कटे हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर कहलाता है। इस वाशर का यूज किया जाता है जब माउंटिंग होल ओवर साइज का हो, मतलब जहां पे हमें माउंटिंग होल, मतलब जहां पे हमें बोल्ट वगैरह लगाना है और वो क्या हो जाए, ओवर साइज का हो जाए, बड़ा बन जाए, ओवर साइज का हो। ठीक है, माउंटिंग होल मतलब जहां पे हमें इसको लगाना है बोल्ट को, अगर वो ओवर साइज का, बड़ा साइज का बन गया है, तो वहां पे हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर यूज करते हैं। कई बार पूछता है कि माउंटिंग होल अगर ओवर साइज का, बड़े साइज का बन गया, तो वहां पे कौन सा वाशर यूज करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए पहले क्या, इंटरनल टाइप वाशर, देखिए इसमें देखिए बाहर कोई खाचा कटा है नहीं, सिर्फ अंदर खाचा कटा हुआ है, तो ये इंटरनल टाइप वाशर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनल टाइप वाशर कहलाता है। इसका यूज किया जाता है स्मॉल हेड वाले स्क्रू के लिए। ऐसा स्क्रू जिसका हेड छोटा हो, तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, स्मॉल हेड स्क्रू के लिए। ठीक है, स्मॉल हेड स्क्रू के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब हेड उसका छोटा रहेगा ना, अगर हेड कहीं भी छोटा है, हम किसी होल में डालेंगे, या होल है, हेड अगर उसका छोटा, तो इतने दूरी में क्या करेगा, पूरा प्रेशर लगाएगा, तो होल के टूटने का डर रहेगा। तो वहां पे हम लोग ये वाला वाशर लगा देंगे, तो वाशर क्या होगा, अब वाशर थोड़ा बड़े साइज का है, यहाँ तक इसके वाशर पे आकर के इसका हेड टकराएगा, तो पता चला पहले इतने दूर पे फोर्स लग रहा था, अब वो वाशर उसको दूर तक फैला देगा। जब दबाव को दूर तक फैला देगा तो इस होल वगैरह के टूटने का भी चांस कम हो जाएगा। ठीक है,
एक्सटर्नल टाइप वाशर तो ये देखिए बड़ा मजेदार है, अंदर कोई दाता कटा नहीं, अगर सिर्फ बाहर दाता कटा है अंदर नहीं तो एक्सटर्नल टाइप वाशर, जब बाहर नहीं सिर्फ अंदर दाता कटा है तो इंटरनल टाइप वाशर, जब अंदर बाहर दोनों दाता कटा हुआ है तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप वाशर। मतलब आसानी से देख के पहचान सकते हैं। यह तब हम यूज करते हैं जब ग्रेटेस्ट, मतलब जहां पे अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। यह जो हमारा होता है एक्सटर्नल टाइप वाशर, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, बड़ा प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? बड़ा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। लास्ट है हमारा काउंटर संक वाशर। देख रहे हैं बाउल जैसा कटोरा की तरह बना हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं काउंटर संक वाशर। इसका यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है भाई? इसका यूज किया जाता है फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के लिए, ठीक है। फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के लिए हम लोग काउंटर संक वाशर यूज करते हैं। तो सबको वाशर को अच्छे से पहचान लीजिए और उनका क्या यूज है मैंने ये भी बता दिया, उसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि उच्च तापमान और उच्च भार क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेरिंग कार्य कर सकता है। देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ध्यान से सबको नोट कीजिएगा। एक बार बता लेंगे तो आगे जब ये क्वेश्चन आएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। कास्ट आयरन हम तब यूज करते हैं जब हमें क्या, कम भार और कम गति की बात हो, कम भार कम गति के लिए, ठीक है। कम भार और कम गति के लिए कास्ट आयरन वाली बेरिंग यूज की जाती है, ज्यादातर ये बेरिंग हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद फिर बारी आती है किसकी डियर, उसके बाद आएगा व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल जो होता है ना, अन्य सब जितनी भी बेरिंग होती है हमारी नॉर्मल बेरिंग में, सभी की अपेक्षा सबसे कम भार पे कार्य करती है। मतलब आप कह सकते हो अन्य बेरिंग की अपेक्षा सबसे कम भार, ठीक है। अन्य बियरिंग की अपेक्षा सबसे कम भार पे और अन्य बियरिंग की अपेक्षा सबसे कम तापमान पर भी, कम भार पर भी और कम तापमान पर भी, कम भार पर और कम तापमान। क्लियर? व्हाइट मेटल जो बेरिंग होती है अन्य बेरिंग की अपेक्षा सबसे कम भार पर और सबसे कम ताप पर यूज की जाती है। इसमें एक चीज और ध्यान देते हैं, जो हमारा व्हाइट मेटल बेरिंग होता है ना, इसमें एक टीन आधारित बेरिंग भी होती है। कौन सी? यह जो होता है हमारा यह टीन आधारित बेरिंग। कैसी बेरिंग भाई? टीन बेस्ड बेरिंग होती है, टीन आधारित बेरिंग होती है। उसको जो टीन आधारित व्हाइट मेटल में जो टीन बेस्ड बेरिंग होती है उसको बैबिट मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? बैबिट मेटल। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा कई बार, बैबिट मेटल बोला जाता है। इसमें जो होता है बैबिट मेटल में आपका क्या क्या होता है, तो टीन आधारित होता है, इसमें मेन टीन होता है, कॉपर होता है, एंटीमनी होता है, ठीक है। तो जो हमारा व्हाइट मेटल वाला होता है टीन बेस्ड और लेड बेस्ड भी होता है। लेड बेस्ड वाले में क्या होता है कि उसमें टीन की जगह लेड आ जाएगा, लेड कॉपर एंटीमनी होगा जो लेड आधारित होगा। जो टीन आधारित होता है उसको हम लोग बैबिट मेटल के नाम से जानते हैं और उसमें टीन कॉपर एंटीमनी पाया जाता है। और लेड आधारित वाले में टीन की जगह बस लेड हो जाएगा, बाकी कॉपर और एंटीमनी रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कॉपर लेड एलॉय की और कैडमियम बेस्ड एलॉय। तो उससे पहले मैं कैडमियम बेस्ड एलॉय आपको बता दूं। जो कैडमियम बेस्ड एलॉय होता है हमारा ना, यह होता है हैवी लोड, हैवी लोड एंड हाई टेम्परेचर के लिए। यह सबसे ज्यादा अधिक टेम्परेचर और अधिक लोड के लिए यूज किया जाता है ना, हैवी लोड और हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। कौन सा? कैडमियम बेस्ड एलॉय, हैवी लोड और हाई टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आएगी बारी कॉपर लेड एलॉय का, देख लेते हैं। अब इसको देखेंगे, ठीक है। कॉपर लेड एलॉय में भाई हमारा क्या होता है, तो जो कॉपर लेड एलॉय हमारी होती है ना, यह इसकी अपेक्षा अधिक लोड पर, कैडमियम की अपेक्षा अधिक लोड, इसकी अपेक्षा अधिक लोड पे, कैडमियम की अपेक्षा। यह हैवी लोड हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इससे भी ज्यादा लोड के लिए हम लोग कॉपर लेड एलॉय यूज करते हैं। लेकिन टेम्परेचर व्हाइट मेटल से ज्यादा होता है, व्हाइट मेटल की अपेक्षा टेम्परेचर, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर व्हाइट मेटल से ज्यादा होगा। व्हाइट मेटल की अपेक्षा अधिक तापमान पर, अधिक टेम्परेचर पे।
आई बात समझ में। एक चीज और हमें इसमें ध्यान रखना कि जो हमारा कॉपर लेड एलॉय वाली बेरिंग होती है, यह हमारा स्पेशली कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए कौन सी बेरिंग यूज की जाती है, तो उसके लिए भी यही बेरिंग यूज की जाती है। किसके लिए डियर? कनेक्टिंग रॉड, ध्यान दीजिएगा यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कनेक्टिंग रॉड, इलेक्ट्रिकल मोटर्स और टरबाइन के लिए भी यही बेरिंग यूज की जाती है। ठीक है, वो मोटर्स लिखा हुआ दिख रहा है क्या? थोड़ा सा ब्लैक वाले पे चला गया ना, थोड़ा सा मैं इसको कलर को बदल देता हूं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स। चलिए ये मैंने सबके बारे में बता दिया। अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन पूछा उच्च तापमान और उच्च भार, मतलब हाई टेम्परेचर और हैवी लोड। हाई टेम्परेचर हैवी लोड कौन है? कैडमियम बेस्ड एलॉय है। बाकी भी सबके बारे में मैंने डिटेल में बताया, आगे आपके काम आएगा, सबको नोट कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लेंगे आगे मजा रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अगला कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग। ये मेटल कोटिंग का कौन सा विधि है? ठीक है, इसमें दरअसल हो क्या रहा है इसमें देखिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार है। अभी यहाँ जो बीच में ना ये हमारा जॉब होता है, क्या होता है? यही हमारा जॉब होता है। ठीक है, जिस पर परत चढ़ानी होती है, जिस पर परत चढ़ाया जाता है, इसको हम लोग जोड़ते हैं किससे भाई? इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जिसपे परत चढ़ाया जाता है इसको जोड़ते हैं कैथोड से। कैथोड मतलब निगेटिव। ठीक है, और यह जो दोनों साइड लटकाया गया है ना, यह हमारा होता है जिसकी परत चढ़ाई जा रही है। यह हमारा जॉब हो गया, इस पर इन दोनों को लटका देते हैं, इसकी परत उतर के इस पर चढ़ जाती है। तो जिसकी परत चढ़ाई जाती है उसको एनोड से जोड़ा जाता है। तो यह है जिसकी परत चढ़ाई जानी है। कई बार यह पूछता है कि किसको किससे जोड़ा जाएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं जिसकी परत चढ़ाई जानी है, चढ़ाई जानी है, उसको हम लोग किससे जोड़ेंगे भाई? उसको हम लोग जोड़ेंगे एनोड से। किससे? एनोड से। एनोड मतलब पॉजिटिव। कई बार ये पूछ लेता है कि जो जॉब है, जॉब मतलब जिस पर परत चढ़ाई जाएगी, और यह बगल में हमारे रॉड लटकाए गए हैं जिसकी परत चढ़ाई जाती है। तो कई बार ये होता है ना कि किसको किससे जोड़े, याद कैसे रहेगा? तो ऐसे याद रखें कि यह जॉब है, इस पर परत चढ़ानी है, मतलब वह परत को लेगा तभी तो उस पर चढ़ाई जाएगी। तो जो कोई पैसा लेता है वह कर्ज में चला जाता है ना, कर्ज मतलब माइनस में। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि जॉब वाले को माइनस से जोड़ते हैं, मतलब कैथोड से जोड़ते हैं। और जिससे परत देना भाई, यह इसको पैसा कब देगा? कोई किसी को पैसा तब देगा जब वो पॉजिटिव में होगा, मतलब यह अपना परत इसको कब देगा? जब वो पॉजिटिव में होगा। तो उसको हम लोग एनोड से जोड़ देते हैं, तो ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, और इसमें जो होता है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा गया होता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा गया होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं डीसी करंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है डियर? डीसी सप्लाई दिया जाता है। क्या? डीसी सप्लाई, वो भी हाई करंट और लो वोल्टेज। हाई करंट और लो वोल्टेज दिया जाता है। आई बात समझ में? हाई करंट और लो वोल्टेज का डीसी सप्लाई दिया जाता है, जिससे मान लीजिए जॉब है, किसी भी मेटल का जॉब है और इसमें हमें क्या चढ़ाना है? निकिल का परत चढ़ाना है या क्रोमियम का चढ़ाना है। तो क्रोमियम के चढ़ाना है तो दोनों साइड क्रोमियम लटका देंगे, बीच में जॉब रहेगा। फिर जब हम लोग डीसी सप्लाई देंगे हाई करंट लो वोल्टेज वाली, तो इसकी परत उखड़ उखड़ के इस जॉब पे आकर के चिपक जाएगी। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कई बार वही पूछता है कि मान लीजिए हमें क्रोमियम की परत चढ़ानी है, तो उसको किससे जोड़ा जाएगा? एनोड या कैथोड से। तो भाई जो जिसकी परत चढ़ानी हुआ दूसरे वाले को परत देगा ना, उसके पास होगा तभी तो देगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा तो एनोड। और जॉब को किससे जोड़े? तो जॉब लेगा उनसे परत, मतलब वो माइनस में उधार मांग रहा है, तो कैथोड निगेटिव। ठीक है, बाकी एक क्लैडिंग देखिए क्या होता है। क्लैडिंग में क्या होता है ना कि हम लोग एक मान लीजिए रोलर के बीच में, ये रोलर हो गया दोनों, इसके बीच में क्या करते हैं कि हम लोग अपना जॉब होता है, क्या होता है हमारे पास? जॉब होता है एक, मान लीजिए हमारा स्टील का जॉब है। किसका जॉब है? स्टील का। इस पर हम लोग एक अन्य दूसरी जंग रोधी धातु एल्युमिनियम की मान लीजिए क्लैडिंग करनी है, तो दोनों साइड एल्युमिनियम लगा देंगे और फिर यह इस रोलर के बीच से गुजारा जाता है। जब रोलर के बीच से गुजारते हैं हम लोग, तो इस पर ऐसे मटेरियल निकलता है और यह जो होता है हमारा परत इस तरह से इस पर चढ़ जाती है।
स्टील वाला भी पता चला जो साइज रहेगा इधर आके आधा हो जाएगा, एल्युमिनियम का भी जो साइज होगा आधा। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एक पर मतलब जंग से बचाने के लिए कोई भी जॉब है उसको जंगरोधी बनाने के लिए क्या करते हैं, उस जॉब पर उस मेटल पर एक दूसरी धातु जो जंगरोधी, जैसे एल्युमिनियम हमारा या स्टील है, स्टील पे हम लोग एल्युमिनियम की क्लैडिंग कर देते हैं। किसकी? स्टील पर एल्युमिनियम की क्लैडिंग की जा सकती है। तो स्टील को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर एल्युमिनियम की क्लैडिंग परत चढ़ा देते हैं, रोलर के बीच में दबा करके या ड्राइंग करके खींच करके। स्टील पर रोलर के बीच में दबा करके, एल्युमिनियम को रोलर के बीच में दबा करके या ड्राइंग करके खींच करके उस पर एल्युमिनियम की परत चढ़ा देना हमारा क्या कहलाता है? क्लैडिंग कहलाता है। आई बात समझ में? तो एक धातु पर किसी अन्य जंगरोधी धातु की परत को हम लोग चढ़ाते हैं, चाहे वो रोलर में दबा करके चढ़ा दिया जाए परत को, चाहे ड्राइंग द्वारा खींच करके चढ़ा दिया जाए, तो वो क्लैडिंग कहलाता है। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? इसमें हम लोग जिंक का घोल तैयार करते हैं डियर। क्या करते हैं? जिंक का घोल। जिंक का घोल तैयार करके उसमें हम लोग किसी भी चादर वगैरह को डुबो के निकाल लेते हैं, तो जो परत चढ़ जाती है वो गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। जिंक का घोल तैयार किया जाता है ना, उसको चढ़ाया जाता है। सेराडाइजिंग क्या है? तो देखिए सेराडाइजिंग हमारा ना यह भी एक सुरक्षात्मक सतह प्रदान करने का, किसी भी जॉब को जंग से बचाने के लिए किया जाने वाला प्रोसेस है, जो सीमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। उसी में हमारा सेराडाइजिंग, कैलोराइजिंग, क्रोमाइजिंग 3 प्रोसेस आते हैं। सेराडाइजिंग, क्लोराइजिंग, क्रोमाइजिंग। ठीक है, तो सेराडाइजिंग उसी सीमेंटेशन प्रोसेस का जो किसी भी जॉब की परत को सुरक्षात्मक सतह प्रदान करती है। यह जो होता है इसमें भी हम लोग जिंक पाउडर यूज करते हैं। इसमें जिंक का घोल यूज कर रहे थे, इसमें जिंक पाउडर यूज किया जाएगा। जिंक पाउडर को हम लोग 370 डिग्री सेल्सियस पे, कितना पे डियर? 370 डिग्री सेल्सियस पे जॉब पे चढ़ाते हैं। कैसे होता है सेराडाइजिंग? तो जैसे आपने ढलाई होते समय मशीन देखा है ना, वो गोल सा बैरल टाइप का होता है, वो घूम रहा होता है। मजदूर वगैरह जो आते हैं वो अपना उसमें कोई सीमेंट फेंक रहा है, कोई बालू फेंक रहा है, कोई गिट्टी फेंक रहा है, फिर एक आदमी आके पानी डाल देता है और वो लगातार बैरल घूम रहा होता है और उन सबको मिला करके मिक्स कर देता है। तो उसी टाइप से सेराडाइजिंग प्रक्रिया में भी क्या होता है? एक बैरल घूम रहा होता है। उसी तरह से एक बैरल घूम रहा होगा, उसी में जिस जॉब पर हमें जिंक की परत चढ़ानी उस जॉब को फेंक देंगे, मतलब डाल देंगे, और उसी में फिर जिंक पाउडर फेंक दिया जाएगा। अब उसकी परत चढ़ेगी कैसे? तो फिर हम लोग उस बैरल को फिर 370 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और वैसे ही रोटेट कराते रहते हैं, तो वह जिंक का पाउडर जो पिघल करके उस जॉब के ऊपर चढ़ जाता है और वही हमारा सेराडाइजिंग प्रक्रिया कहलाता है। वो हमारी जॉब को जंग से सुरक्षा प्रदान करता है। भाई बात समझ में? अभी इसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे थे, अभी पीछे बताया ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या था? हमारा एक बीकर टाइप का था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा हुआ था, हमारा बीच में जॉब था। जॉब को हम लोग क्या किए थे? एनोड से जोड़ दिया, सॉरी जॉब को तो चाहिए हो ना, कैथोड से जोड़ना पड़ेगा, निगेटिव से, कैथोड से जोड़ दिए थे, मतलब निगेटिव थे। अब इस पे हमें इसकी जंग से सुरक्षा के लिए दोनों साइड हमने क्रोमियम की रॉड लटका दी। किसकी? क्रोमियम की। और जो क्रोमियम था हमारा, क्रोमियम की जो रॉड थी हमारी, इसको हम लोग किससे जोड़े थे? इसको एनोड से जोड़े थे, पॉजिटिव से जोड़े थे ना। और फिर हमने इसमें दिया था डीसी सप्लाई। क्या दिया था डियर? डीसी सप्लाई दिया था। डीसी सप्लाई वो भी हमारा हाई करंट और लो वोल्टेज। क्या दिया था? हाई करंट और लो वोल्टेज दिया था। तब इसकी परत उतर के इस पे चढ़ गई थी। तो ही पूछ रहा है कि जंग ना लगने देना उस पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह में किस धातु को? ज्यादातर हम लोग देखिए क्रोमियम और निकिल का भी कर सकते हैं, पर ज्यादा देर तक, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम लोग क्रोमियम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? क्रोमियम यूज करते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए। अगला कह रहा है कि कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या खिलता नहीं है? विच मेटल प्रोटेक्ट कोरोजन रेजिस्टेंस? कौन सा मेटल है जो जंग से सुरक्षा प्रदान करता है और डज नॉट क्रैक और पील? क्रैक होना मतलब टूटना, पील का मतलब छील जाना। क्रैक नहीं होता कोई पपड़ी पर के निकल जाना, तो वही क्रैक या पील बोला जाता है। अब ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन की, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से उसकी कोटिंग छीले ना, बेकार ना, तो वो देखिए हमारा होता है ना जिंक का डियर। किसका होता है? जिंक का होता है। दरअसल होता क्या कि अगर आप जिंक को क्या करोगे, अगर आप जिंक को खुले वातावरण में छोड़ दो, क्या करोगे? जो हमारा जिंक है इसको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए ना, खुले वातावरण में अगर हम लोग छोड़ दे जिंक को, तो क्या होता है? इसके ऊपर एक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह वातावरण से अपक्रिया करके क्या होता है? जिंक अपने आप को चढ़ाना ही पड़ेगा आपको कोई परत। जिंक को अगर खुले वातावरण में आप छोड़ोगे तो उसके ऊपर अपने आप एक कार्बोनेट की परत जम जाती है, जो ग्रे कलर की होती है। कौन सी कलर की होती है? ग्रे रंग की होती है, ठीक है। और यह जिंक का अपने आप वातावरण से रिएक्शन करके कार्बोनेट की परत चढ़ जाएगी ग्रे कलर की, और वो जिंक के सतह की सुरक्षा करता है। और यह टेम्परेचर के वेरिएशन पे भी मतलब उससे से पपड़ी बन के छोड़ता नहीं है, ना ही छिलता है, ना ही क्रैक होता है।
किसमें होता है गुड? जिंक में होता है, इसलिए मैंने जिंक बताया था। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है रासायनिक संयंत्र, रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संचारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में, ठीक है, रासायनिक हो या फिर केमिकल प्लांट की बात कर रहा है, केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग दोनों में बात कर रहा है। कौन सा ऐसा धातु यूज किया जाता है जो संचारण प्रतिरोधी? देखिए खाने होने वाली चीजें जो होती है ना, स्टेनलेस स्टील वाले में, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। आपको मालूम होगा जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट भी स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। तो खाने होने की सामान भी रखना तो ऐसी जगह रखेंगे जिसमें जंग लगने के चांस ना रहे, तो स्टेनलेस स्टील होता है। केमिकल प्लांट में भी और फूड प्रोसेसिंग में भी दोनों जगहों पे स्टेनलेस स्टील वाला यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या? देखिए बॉल बेयरिंग तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि वो हमेशा रेडियल लोड ही लेता है, लेकिन मैंने बताया था कुछ स्पेशल डिजाइन की बेयरिंग होती है जिससे वो क्या हो सके, एक्सियल लोड या एक्सियल थ्रस्ट लोड भी ले सके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है, ये फिगर मैंने ले रखा है। देखिए बेयरिंग हमारी इस तरह से रखी गई है और ये हमारा बीच में क्या होगा, बॉल होगा। ये देखिए बेयरिंग है ना, और मान लीजिए एक इसमें क्या होगा, इनर रेस होगा, एक आउटर रेस होगा, बीच में बॉल है, ऐसे गोलाई में है और बीच में शाफ्ट डाल दिया गया। ऐसे गोलाई में हमारी बेयरिंग ऐसे होगी और इसके बीच में शाफ्ट हमारी पड़ी हुई है ना, देख रहे हैं बेयरिंग गोलाई से होगी, बीच में होल होगा, इसमें शाफ्ट को डाला गया है। तो पूछ रहा है कि थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? ये कौन सा? देखिए थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होती तो रेडियल लोड लेता, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है मतलब ये थ्रस्ट लोड लेगा, लेकिन कौन सा थ्रस्ट लोड? तो ऑप्शन देखिए एक्सियल लोड तो लेगा, ठीक है। रेडियल लोड तो आप जानते हैं रेडियल लोड। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग की खासियत है ना, ये कोई भी रेडियल लोड नहीं लेता। कई बार एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी बेयरिंग है जो कोई भी रेडियल लोड नहीं लेता, कोई भी रेडियल लोड नहीं लेता। तो वही थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है जो किसी भी प्रकार का रेडियल लोड नहीं लेता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट लोड लेता है। वो अभी कौन सा थ्रस्ट लोड? वर्टिकल थ्रस्ट लोड। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे आप देखिए पहचान जाएंगे। थ्रस्ट लोड तो लगा, लेकिन कैसा है देखिए, शाफ्ट वर्टिकल अवस्था में है, हॉरिजॉन्टल में लगा होता है, ठीक है, वर्टिकल अवस्था में है। तो थ्रस्ट लोड तो भाई बेयरिंग के एक्सिस पे ही लग रहा है। भाई बेयरिंग हमारी गोल है और उसी के होल में ये शाफ्ट है ना, तो जो भी हमारा फोर्स लग रहा है बेयरिंग के एक्सिस के समांतर लग रहा है, बेयरिंग के एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। तो थ्रस्ट लोड लेकिन वर्टिकल में लग रहा है, तो वर्टिकल थ्रस्ट लोड कहलाएगा। इसलिए मैंने फिगर लिया था जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए कौन सा है, ठीक है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। नेक्स्ट पे आ गए, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग? इस बियरिंग का नाम क्या है, ठीक है। यह बियरिंग आपको दिख रहा होगा, इसके जो रोलर है ना काफी महीन महीन पतले पतले लंबे हैं। ये दरअसल हमारा नीडल बियरिंग होता है ना, इसमें जो रोलर की लंबाई रहती है, या रोलर का डाया की बात करें, जो रोलर डाया होता है ना, व्यास होता है, वह रहता है 2 से 10 mm तक रहता है। और जो रोलर की लंबाई होगी, जो रोलर की लंबाई की अगर बात करें, जो लंबाई होती है ना, वह व्यास का, डाया का 5 से 10 गुना होता है लंबाई इसका। अगर ऐसा है तभी उसको रोलर नीडल बियरिंग बोला जाएगा। जो इस नीडल में जो रोलर यूज किया जा रहा है नीडल बियरिंग में ना, अगर जो हमारी नीडल बियरिंग में जो रोलर यूज किया गया उसका डाया 2 से 10 mm के बीच हो और जो उसकी लंबाई है उसकी डाया का 5 से 10 गुना लंबा हो, तभी उसको नीडल बियरिंग बोलेंगे, ठीक है। और इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? देखिए नीडल बियरिंग जहां पे शाफ्ट को ज्यादा शुद्धता में चलाना हो, ज्यादा शुद्धता में चलाना हो। जैसे हमारा बात करें हवाई जहाज, कहां पे डियर? हवाई जहाज में इसी नीडल बियरिंग का यूज किया जाता है, कई बार पूछता है, ठीक है। या फिर अधिक लोड के लिए, अधिक लोड के लिए भी हम लोग इसी का यूज करें। जहां से आपको ज्यादा शुद्धता में चलाना हो या हवाई जहाज की बात आए या अधिक लोड की बात आए तब भी नीडल बियरिंग यूज किया जाता है। या फिर कह लीजिए एक चीज, जहां पर हाउसिंग में स्पेस कम हो, जहां पर हाउसिंग में स्पेस कम हो, जगह कम हो, कहने का मतलब है इसमें देख रहे हैं आउटर रेस तो है, इनर रेस नहीं है। देखिए आउटर रेस है, ये नीडल हो गया, रोलर हो गया हमारा, लेकिन इनर रेस तो बना ही नहीं। इनर रेस होता तो एक और यहाँ पे ऐसे होता ना, ऐसे बना होता तब तो हमारा इनर रेस होता, लेकिन इसमें इनर रेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि कहीं पे मान लीजिए हमारा क्या हो गया,
प्लम्बर ब्लॉक हो गया, प्लम्बर ब्लॉक हो गया इस तरह से, ठीक है। इसमें हमारा हाउसिंग बना हुआ होल है हाउसिंग का। तो मान लीजिए हाउसिंग में हमारा जो शाफ्ट है भाई साइज तो उसका कम कर नहीं सकते, और इसका भी हाउसिंग का होल फिक्स इतना ही रहेगा, ठीक है। तो हमें मान लीजिए इसमें हमें बियरिंग लगा दिया हमने, बियरिंग में हमें क्या लगाना, शाफ्ट लगाना है। तो शाफ्ट लगाने पे अगर हमें जगह कम पड़ रही है, स्पेस कम है, बियरिंग के हाउसिंग में क्या है, स्पेस कम पड़ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग इसका इनर रेस हटा देते हैं। भाई इनर रेस हटाने का मतलब समझ रहे हैं, या आउटर रेस है या इनर रेस। इनर रेस हटाने का मतलब यह इनर रेस पूरा हट गया, इसका साइज जब बड़ा हो गया ना तो यहाँ पे जगह आपको ज्यादा मिलेगी, शाफ्ट आसानी से चला जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो निडल बियरिंग का रोलर होता है वो डायरेक्ट शाफ्ट के कांटेक्ट में आ जाता है। तो जहां पर लिमिटेड स्पेस हो, जहां हाउसिंग में स्पेस कम हो, ऐसी जगहों पर भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, इसका निडल बियरिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है भाई। तो यह समझ में आ गया हमारा क्या था, निडल बियरिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थ्रस्ट बॉल बियरिंग अभी जस्ट हमने पीछे देखा था। थ्रस्ट बॉल बियरिंग ये वर्टिकल थ्रस्ट लोड सहन करती, किसी भी प्रकार का कोई रेडियल लोड नहीं लेता, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था। अब दो और नए आ गए हैं यहाँ पे, क्या क्या भैया आ गया है, टेपर रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग कौन सा है, तो देखिए यह है, यहाँ पे देख रहे हैं यह बियरिंग मैंने देखा, इसका रोलर टेपर में होता है। यहाँ देखिए ज्यादा समझ में आएगा, आगे देखिए रोलर का साइज और पीछे देखिए, आगे डाया कम पीछे ज्यादा, मतलब ये रोलर कैसे है, टेपर में। तो जब टेपर में रोलर यूज किया जाता है तो उसको टेपर रोलर बियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, टेपर रोलर बियरिंग बोलते हैं। यह यूज कब करते हैं, जहां पे हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड की बात आ जाए, किसकी, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड कौन सहन करता है तब, या कह लीजिए रेडियल लोड की अपेक्षा, जहां पर टेपर रोलर बियरिंग का यूज करेंगे, जहां पर क्या हो, जहां रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल या थ्रस्ट लोड ज्यादा हो, ठीक है। या कह लीजिए, या फिर हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए, किसके लिए, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए। मतलब ये बियरिंग तब यूज होती है, टेपर रोलर बियरिंग, जहां पर क्या रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड, उसके बियरिंग की अक्ष पे जो पैरेलल लोड लगता है वह ज्यादा हो जाए, रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड ज्यादा पड़ जाए या थ्रस्ट लोड ज्यादा पड़ जाए, तब वहां पे टेपर रोलर बियरिंग यूज किया जाता है। या कभी कभी बोलता कि हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए कौन सी बियरिंग यूज करेंगे, तब भी यही टेपर रोलर बियरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग की बात कब आएगी, जब बोलेगा कि कौन सी ऐसी बियरिंग है जो रेडियल लोड एंड एक्सियल ब्रैकेट में थ्रस्ट लोड कह लीजिए, दोनों के सहन करती है। यहां पे देख रहे हैं ना, एंगुलर एक एंगल पे, यहां देखिए टेपर में एंगल टाइप का कटा हुआ, एक एंगल पे बियरिंग में हमारा यह बॉल लगा होता है। यहां पे देखिए दिखेगा, यह इधर थोड़ा एंगल पे है ना, ऊपर नीचे, ठीक है, यह दोनों यहां से जा रहा है और यह ऊपर। तो जहां पर हमारा क्या एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, बॉल बियरिंग तब यूज की जाती है जब रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों की बात करें। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में कि कौन सी ऐसी बियरिंग है जो रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड दोनों को सहन कर सकती है, रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों को सहन करने वाली कौन सी बियरिंग है, तब आप कहोगे एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। अब टेपर रोलर कब कहोगे, जब क्वेश्चन में बोले कि कौन सी ऐसी बियरिंग है जो हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड सहन कर सकती है, तब टेपर रोलर बियरिंग। या ये क्वेश्चन में बोले कौन सी ऐसी बियरिंग है जो रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड ज्यादा सहन कर सकती है, तब भी आप क्या बोलोगे, टेपर रोलर बियरिंग। लेकिन जो डीप ग्रूव वाला बॉल बियरिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वह क्या था, वह एक्सियल लोड से ज्यादा रेडियल लोड सहन कर रहा था। मैंने बताया था कि रेडियल लोड का सिर्फ 35% एक्सियल लोड सहन कर पाता अगर ग्रूव को गहरा बना दिया जाए, ठीक है। सब में डिफरेंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफरेंस है, इस मामले से चीज को याद रखोगे तभी क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। आगे कह रहा है कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बियरिंग यूज की जाती है, बताने की जरूरत है क्या, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पीछे कि इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग रॉड हो, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो, उसके लिए हमारा कॉपर लेड एलॉय, पीछे बताया था ना, या टरबाइन हो, उसके लिए कौन सा होता है, कॉपर लेड एलॉय वाली बियरिंग यूज की जाती है। और मैंने इसके बारे में बताया था कि यह जो होता है जो हमारा क्या था यार, कैडमियम वाला था, कैडमियम की अपेक्षा अधिक भार पे काम करता है और टेम्परेचर में माना जाए तो व्हाइट मेटल से अधिक तापमान पे काम करता है। दोनों बताया था मैंने, पीछे बताया था ना। और व्हाइट मेटल हमारा क्या है भाई, तो व्हाइट मेटल के बारे में बात हुई थी, यह सबसे कम तापमान पे और सबसे कम भार पे यूज किया जाता है। कौन सा, व्हाइट मेटल। इसमें भी जो टीन आधारित व्हाइट मेटल होता है उसे बेबिट मेटल कहते हैं। उसमें हमारा टीन होता है, कापर होता है, एंटीमनी मिलाया गया होता है, ठीक है। एल्युमिनियम एलॉय ये थोड़ा सा नया है, देखिए इसका कई बार पूछता है हार्ड जनरल के लिए, अधिक भार के लिए यूज करते हैं। और हार्ड जनरल स्पेशली जो एग्जाम में आता है ना, पूछता है कि हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग यूज की जाती है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड
हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग यूज की जाती है, तब ये आप ऑप्शन सही करोगे, एल्युमिनियम एलॉय। या कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। सिंटर्ड एलॉय मैंने बताया था कि यह बियरिंग हमारी सिंटरिंग विधि से उसमें पोरोसिटी छिद्र करते हुए बनाया जाता है, जिससे वो स्पंजी टाइप का बन जाता है और अधिक मात्रा में अपने अंदर तेल सोख लेता है और खुद से लुब्रिकेटिंग करता रहता है, तो इसको सेल्फ लुब्रिकेटिंग कहते हैं। देखिए पीछे हम लोग इतना डिटेल में पढ़ रखे हैं, तो इस क्वेश्चन में फायदा हुआ ना, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो वही होता है, एक जगह टाइम दोगे तो आगे भी काम आएगा। देखिए रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? What is the operation of a metal coated with other metal to obtain protecting surface? ना एक मेटल कोटेड, ध्यान रखिए मेटल के साथ कोटिंग की बात कर रहा है, कोट चढ़ाना मेटल की। जबकि क्लैडिंग में क्या था, एक मेटल पे कोई हमारी, जैसे मैंने बताया ना कि स्टील हमारा था, मान लीजिए स्टील है हमारे पास, स्टील था और स्टील पे हमने क्या किया, एल्युमिनियम का जंग से सुरक्षा के लिए जंग रोधी धातु एल्युमिनियम को स्टील पे हमने एल्युमिनियम की क्लैडिंग कर दी, किसकी, एल्युमिनियम की। तो स्टील की किसी एक धातु पर किसी दूसरे धातु को रोलर के बीच में दबा करके या ड्राइंग के द्वारा खींच करके हम लोग उस पर किसी जंगरोधी धातु की परत चढ़ा देते तो वो क्लैडिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है किसी का कोट चढ़ाना, लेप चढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये किसमें होगा, तो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने पढ़ा था ना कि जो हमारी धातु होती है भाई, क्या पढ़ा कि जो हमारी धातु होती है, जो जॉब होता है उसको बीच में रखते हैं हम लोग, किसको, जॉब को, और इस पर मान लीजिए क्रोमियम की परत चढ़ाना है तो दोनों साइड हम लोग क्रोमियम को लटका देते हैं, इसका लेप इस पर चढ़ा दिया जाता है। जो जॉब होता है इसको हम लोग कैथोड से जोड़ देते हैं निगेटिव, क्योंकि इस पे चढ़ना है तो कर्ज चढ़ेगा और ये चढ़ाएगा तो यह एनोड से जोड़ा जाएगा, मतलब पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा। और भी मैंने बताया था कि इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है, डीसी सप्लाई दिया जाता है कैसे, वो भी हाई करंट और लो वोल्टेज, हाई करंट और लो वोल्टेज। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ इसमें भरा गया होता है और फिर इस तरह से हम इस पे कोटिंग चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग, तो गैल्वेनाइजिंग की बात हो चुकी है, क्या होता है, जिंक का घोल होता है, जिंक के घोल में जब हम लोग डुबो करके उस पर परत चढ़ाते हैं तो गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। जिंक का घोल बना लिया जाता है, उसमें शीट को डुबो करके निकाल लेते, जिंक का परत चढ़ जाएगा, गैल्वेनाइजिंग कहलाएगा। सीमेंटेशन, अभी पीछे मैंने हल्का सा बताया था, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ना। मैंने बताया ना कि सीमेंटेशन भी सुरक्षात्मक सतह प्रदान करने की एक प्रक्रिया है जो 3 टाइप का होता है। मैंने कितने टाइप का बताया आपको, 3 टाइप का बताया सीमेंटेशन। पहला हमारा सेराडाइजिंग, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया क्लोराइजिंग, और तीसरा मैंने आपको बताया क्रोमाइजिंग। ठीक है। जो सेराडाइजिंग होता है ना, सेराडाइजिंग में हमारा क्या होता है, इसमें जो होता है जिंक पाउडर यूज किया जाता है, जिंक पाउडर यूज किया जाता है। जो मैंने भी बताया था कि बैरल में रख करके, जैसे ढलाई के समय वो सीमेंट वाले गिट्टी मिलाया जाता है, वैसे ही बैरल में रख करके जिंक पाउडर डाल देते हैं, उसमें जॉब डाल देते हैं, तो घूमता रहता है, उसको 370 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जिंक पाउडर की परत जो पिघल करके उस पर चढ़ जाती है, तो जिंक पाउडर यूज करते हैं। क्लोराइजिंग में एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर यूज किया जाता है किसमें, और क्लोराइजिंग में। क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर यूज करते हैं। इसका बहुत आसान है, जो नाम है वही देखिए, क्रोमियम पाउडर यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि क्लोराइजिंग में किसका पाउडर यूज किया जाता है, देखिए सेराडाइजिंग में जिंक पाउडर, क्लोराइजिंग में एल्युमिनियम, क्रोमाइजिंग क्रोमियम, याद रहेगा ना, क्रोमियम पाउडर यूज किया जाता है। टेम्परेचर भी कई बार आ जाता है, तो देखिए जो टेम्परेचर होता है हमारा ना, जो जिंक होता है 370 डिग्री सेल्सियस पे जिंक वाला, जो एल्युमिनियम पाउडर होता है हमारा ये 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे, और जो क्रोमाइजिंग हमारा पाउडर होता है ये 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। अब मैं ये आगे नहीं बताऊंगा, इसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको तुरंत आंसर बताना होगा, ठीक है। चलिए इतना चीजें होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आप यहाँ पे देख भी रहेंगे, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का यूज करते हैं। कैलोराइजिंग की बात कर रहा है, कैलोराइजिंग हमने क्या यूज किया था, कैलोराइजिंग क्लोराइजिंग एल्युमिनियम पाउडर यूज किया था। ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। क्रोमियम पाउडर क्रोमाइजिंग में यूज किया जाएगा 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस पे। जिंक पाउडर सेराडाइजिंग में, कहां डियर, सेराडाइजिंग में यूज किया जाएगा, टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलिए तो
आज के लिए इतना ही, थोड़ा सी वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि हर एक चीजें मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आपको समझाई है, जिससे कि बियरिंग का बहुत सारी चीजें अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे आप क्वेश्चन करोगे ना तो यही, क्योंकि मैंने सबको एकदम डिटेल में समझा दिया ना, अब आप क्वेश्चन आगे बड़े मजे से करोगे, क्योंकि अब इन्हीं से मिलता हुआ आएगा। कोई भी बियरिंग से पूछेगा, आप बियरिंग मटेरियल के बारे में जान गए, बियरिंग के बारे में जान गए, आप ये सीमेंटेशन वाला प्रोसेस जान गए, तो बड़े आसानी से कर पाएंगे, दिक्कत ही नहीं होगी। तो पहला आज क्लास था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ध्यान से अच्छे से देखिएगा, आपका फायदा होगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी एक बार टेस्ट जरूर, मैं बार बार बताऊं, जब भी हमारी क्लास खत्म हो उसके बाद क्या कीजिए, तुरंत टेस्ट लगाइए, और टेस्ट लगाने के बाद मुझे कमेंट करके भी बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।